प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, मनु। आज हम मनु के विचारों में मंत्रियों तथा मंत्री परिषद पर मनु के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मनुस्मृति में राजा, मंत्रियों और मंत्री परिषद के विषय में भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। मनु ने मंत्री को सचिव कहा है और ये उल्लेखनीय है कि मनुस्मृति ने प्रत्यक्ष रूप से मंत्री परिषद नामक संस्था का उल्लेख नहीं किया है, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति तथा राजा द्वारा उनसे व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर मंत्रणा आदि के विवरण से स्पष्ट है कि इस ग्रंथ ने व्यवहार में मंत्री परिषद जैसी संस्था के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। मंत्री परिषद की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, मनुस्मृति में यह साफ लिखा है और मनु का भी मत है कि अकेला राजा राजकार्यों और विभिन्न जो दायित्व हैं उनको निभा नहीं सकता अकेला राजा। अतः राजा को 7 या 8 योग्य मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। और मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में मंत्री परिषद की आवश्यकता, उसके महत्व का उल्लेख करते हुए मनु ने लिखा है, यदि कोई राजा सहायकों के बिना राजकार्य का संचालन करने का प्रयत्न करेगा तो वह मूर्ख ही होगा, क्योंकि ऐसा राजा कदापि न्यायपूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकता है। अतः राजा को प्रशासन चलाने के लिए, न्याय कार्य करने के लिए राजा को उतने ही मंत्री नियुक्त करने चाहिए जितने शासन कार्य को चलाने के लिए आवश्यक हो। इस संबंध में उनका कहना उचित होगा कि मनु ने सामान्य स्थिति में 7 या 8 मंत्रियों को की नियुक्ति को उचित माना है और अंतिम तौर से ये माना कि राजा शासन कार्य की आवश्यकता अनुसार ही मंत्रियों की संख्या तय करेगा। देखिए, शासन कार्य की बहुलता, विविधता, राजा की स्वेच्छाचारिता के ऊपर अंकुश और शासन संबंधी कार्यों में वह मंत्रियों से परामर्श ले, इसलिए मनु ने इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मंत्री परिषद का निर्माण किया है। मंत्रियों की नियुक्ति के सिद्धांत और सामान्य बातें जिनके बारे में मनु ने कहा है। मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जिन योग्यताओं का उल्लेख किया है उन्हें आधार बनाकर विद्वानों ने मनुस्मृति में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में निम्न सिद्धांत और योग्यता बताई है। जैसे मूलान वर्ग से नियुक्त संबंधी सिद्धांत। मनु के अनुसार राजा को मूलान वर्ग से मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये मूलान के 2 प्रमुख अर्थ बताए मनु ने। कुल्लुक भट्ट के अनुसार मूलान का अर्थ है ऐसा परिवार जिसके सदस्य कई पीढ़ियों से राज सेवक के रूप में कार्य करते रहे। और स्वामी दयानंद के अनुसार मूलान का अर्थ है अपने राज्य या स्वदेश में उत्पन्न व्यक्ति। दूसरी बात बताई है कि शास्त्रों के ज्ञाता होने चाहिए, वो ऐसे व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए जो शास्त्र विद्या में पूर्ण हो,
विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान रखते हो। मंत्री को धर्म, अर्थ, काम नामक त्रिवर्ग से संबंधित विभिन्न धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों और काम शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। शूरता, देखिए मंत्री को शूरता से गुण वाला होना चाहिए, अर्थात राजकार्य में आने वाले गंभीर संकटों तथा बाधाओं से वह भयभीत नहीं हो, अपितु धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प और स्थिर चित्त द्वारा ऐसे संकटों का मुकाबला करने में वो समर्थ होना चाहिए। अर्थात वो वेदों का ज्ञाता हो, दृढ़ संकल्पी हो, कार्य कुशल हो, साहसी हो, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में निहित करना चाहिए। कुलीनता, राजा को उच्च कुल श्रेष्ठ के व्यक्तियों को ही मंत्री बनाना चाहिए। मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 54वें श्लोक में मनु ने बात कही है कि वो उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए। ये उसकी एक आवश्यक योग्यता के रूप में इसको स्वीकार करा किया गया है। शास्त्रों का ज्ञान हो, सूरवीर हो, शस्त्र विद्या जानता हो और अन्य प्रकार की उसमें सभी तरह की योग्यता हो। साथ ही मनु ने ये भी कहा कि धर्मात्मा ब्राह्मण मंत्री से राज के आवश्यक कार्य में वो सहयोग प्राप्त करता रहे। साध्य प्राप्ति में समर्थ होना चाहिए। देखिए राजा को ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए जो अपने साध्य और उद्देश्य की प्राप्ति के सामर्थ्य रखते हो। वो दृढ़ संकल्प हो और उसका उद्देश्य की जो प्राप्ति का लक्ष्य है वो कठोर परिश्रम वाला हो, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति ही प्रजा का कल्याण और उन योजनाओं को लागू करने का कार्य किया जा सकता है। मनु का ये भी निर्देश था कि राजा भली भांति परखे गए व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। राजा को चरित्र, सदाचार की दृष्टि से व्यक्तित्व की पूर्ण परीक्षा करके ही उसे मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान, शूरता, साध्य प्राप्ति आदि के गुण, पूर्ण भक्ति, निष्ठा, कुशलता, राज्य के हितों की रक्षा में वृद्धि करने वाला ऐसा व्यक्ति ही मंत्री पद पर नियुक्त होना चाहिए। तभी राजा राजकार्य का निर्वाह सही तरीके से कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की जो बात कही है उसमें मनु ने कहा है कि मनुस्मृति में कहा गया कि मंत्रियों की योग्यता और दक्षता के अनुसार उन्हें विभाग सौंपे जाने चाहिए और मंत्रियों में से एक को अमात्य बनाया जाना चाहिए, जिसे हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। अमात्य को वेदक तो गुण संपन्न होना चाहिए और राजा को किसी महत्वपूर्ण विषय में अंतिम मंत्रणा इसी से करनी चाहिए। मनुस्मृति में अर्थ विभाग, खान विभाग, अंतर्निवेश विभाग, संधि विग्रह विभाग, राष्ट्र विभाग, कोष विभाग और दंड विभाग का उल्लेख किया गया। मनु का मत है कि राजा को श्रेष्ठ राष्ट्र कोष के विभागों को अपने अधीन रखना चाहिए और सेना व दंड प्रधानमंत्री को सौंप देने चाहिए। साथ ही मनु ने कहा है कि सूरवीर, दक्ष और कुलीन सदस्यों को वित्त विभाग सौंपा जाए और अच्छे आचरण और मन से पवित्र व्यक्ति को रत्न और खनिज विभाग सौंपा जाना चाहिए। और मनु ने यह भी कहा कि डरपोक व्यक्ति को अंतर्निवेश विभाग, जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा मनोवैज्ञानिक को उसे अंतकरण विभाग सौंपना चाहिए। राजा को चाहिए
कि वह चतुर तथा कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह का प्रमुख बनाए। मनु ने मंत्रियों के जो दायित्व अधिकार बताए, मनुस्मृति में मंत्रियों के जो दायित्व है उनके संबंध में विस्तृत विवेचन उपलब्ध नहीं होता। फिर भी डॉक्टर मधुकर श्याम चतुर्वेदी का मत है कि ग्रंथ में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए जाने तो परीक्षण विधि के संबंध में विवेचन के आधार पर ही मंत्रियों के दायित्व और उनके जो अधिकार हैं उनका निर्धारण करना चाहिए। जैसे मनु का मत है कि विभिन्न राज्यकार्यों हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इनका कार्य राज्य कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करे। मंत्री को आलस्य रहित होकर नागरिकों द्वारा किए गए कार्यों को देखना चाहिए, आलस्य रहित। और शासकीय कार्यों को संपन्न करते समय राजा को मंत्रियों के साथ संधि विग्रह दंड कोष स्वर्ण व धान्य आदि के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। राजा के समक्ष नीति निर्णय के किसी प्रसंग में धर्म संकट उपस्थित होने पर उसे मंत्रियों की सम्मति से धर्म के मार्ग को निश्चित करना चाहिए। मनु ने दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए गुप्तचरों और दूतों के कार्यों के निरीक्षण आदि कार्यों में राजा को मंत्रियों से मंत्रणा लेने का परामर्श दिया है तथा मंत्रियों का यह दायित्व माना है कि वो उपयुक्त विषयों पर शासकों को उपयुक्त परामर्श दे। देखिए, ये थी मंत्रियों के दायित्व और अधिकारों की बात। उसके बाद हम आते हैं मंत्रणा अथवा मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। देखिए, राजा और उसके मंत्रियों के बीच राजकार्य के बारे में जो विचार विमर्श होता है, विचार विनिमय होता है, उसे प्राचीन भारत में मंत्रणा कहा जाता था। और मनु का ये मत था कि किसी भी नए कार्यों को आरंभ करने से पूर्व उस कार्य के गुण और दोषों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके साथ ही उसे मंत्री परिषद के सम्मुख भी विचार के लिए रखे और राज्य को मंत्रणा से लाभ, राजा को यही कार्य करना चाहिए। देखिए, मंत्रणा की विधियां, मनु की मनुस्मृति में जो मंत्रणा की जो विधियां हैं उनके बारे में प्रकाश डाला है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजा द्वारा मंत्रियों से मंत्रणा किए जाने के संबंध में दो विधियां का विवेचन हमें मिला है। एक तो मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक गोपनीय विचार विमर्श और संपूर्ण मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श। मनुस्मृति में परिस्थिति के अनुसार राजा को दोनों ही विधियों का प्रयोग करने का परामर्श दिया गया है। मनु के अनुसार राजा को महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं पर मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा करनी चाहिए। और सब सदस्यों से मंत्रणा करने के उपरांत सब विवेक से निर्णय लेना चाहिए। मनु की मंत्रणा की गोपनीयता के बारे में भी कहा है कि मनु ने मंत्रणा को गोपनीयता पर अत्यधिक बल दिया। मनु का मत है कि जो भी मंत्रणा हो उसे गुप्त रखा जाना चाहिए। गुप्त मंत्रणा से कार्य सिद्धि होती है और मंत्रणा के प्रकट हो जाने पर अनिष्ट होता है। मनुस्मृति के एक श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते वह राजा कोष से हीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। अर्थात स्थान के बारे में ये कहा है कि राजा को पर्वत के शिखर, राजमहल अथवा जंगल के बीच वृक्ष सहित खुले भाग में मंत्रणा करनी चाहिए। प्रत्येक स्थान पर पूरे एकांत होना चाहिए।
मंत्रणा करने वाले राजा और मंत्रियों के अलावा वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और मनु ने तो ये निर्देश दिया कि मंत्रणा के स्थान के आसपास गूंगे, बहरे, जड़ बुद्धि, अति वृद्ध, रोगी, स्त्री आदि को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों की तरह वे भी मंत्रणा को अन्यंत्र प्रकट कर सकते हैं। और इस प्रकार तोता, मैना आदि जैसे पक्षी भी मंत्रणा के स्थान से दूर रहने चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति में इनके ऊपर विशेष बल दिया है। देखिए, मंत्रणा का समय और स्थान गोपनीय दृष्टि से मंत्रणा के समय और स्थान को भी सुनिश्चित किया है। और मनु का मत है कि मध्याह्न अथवा अर्धरात्रि में मानसिक खेद व शांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों से मंत्रणा का कार्य करना चाहिए। ऐसे समय के चयन का संभवतः उचित ही है कि ऐसे समय में मंत्रणा में व्यवधान की उपस्थिति नहीं होगी। और ये भी अभी जो मैंने बताया था आपको कि पर्वत शिखर हो, वृक्ष हो आदि से रहित विस्तृत खुला निर्जन वन, एकांत प्रसाद की छत हो, वही मंत्रणा, राजा को मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। इसके बाद मनुस्मृति में अभी जो बातें बताई गई थी स्थान और समय की, मनु को किस समय, कहाँ, किस जगह मंत्रणा करनी चाहिए, मनुस्मृति में गोपनीयता को बनाए रखने की दृष्टि से अन्य आवश्यक परिस्थितियों का भी विवेचन किया है। जैसे अभी मैंने बताया था कि मंत्रणा के समय बुद्धिहीन, मूक, बधिर, तिर्यक योनि से उत्पन्न पक्षी, तोता, मैना, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, मलेच्छ, रोगी, स्त्री, कम या अधिक अंग वाले सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि मनु ने कहा कि इन व्यक्तियों की जो बुद्धि है अस्थिर होती है, इस कारण ये इस मंत्रणा को ओपन कर सकते हैं। उपयुक्त जो विवेचन था, इससे स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति में मंत्रियों तथा मंत्री परिषद के विषय में विशेष विवेचन किया गया और स्पष्ट किया गया है कि शासक के लिए मंत्री परिषद से मंत्रणा करना अति आवश्यक है। इसलिए उसे योग्य, वेदज्ञ, कुलीन, शूरवीर, चरित्रवान, राष्ट्रप्रेमी व्यक्तियों को ही मंत्री बनाना चाहिए। उसे मंत्रियों से मंत्रणा करके ही शासन कार्य चलाना चाहिए। तो ये था मंत्रियों और मंत्री परिषद पर मनु के विचार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।